आज हम एक फिर न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि पार्ट 1 में एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का पार्ट 1 ऑलरेडी करा चुके हैं। आज जो हम आगे उससे आगे जो भी क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर बचा हुआ है, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, उपयुक्त में से कौन से जल में विलेय है, जो कि जल में घुल सकते हैं, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे इसमें कि आपका ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन तो जल में ऑलरेडी घुलेंगे, सिरका भी घुलेंगे, नींबू का रस घुलेंगे, बट मिट्टी का तेल नहीं घुलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको इस पे विचार करना है। विचार क्या करना है, कहा जा रहा है कि स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज़, गत्ते का डिब्बा या कांच, उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी या ट्रांसलूसेंट हैं। ऐसे पदार्थ को सेलेक्ट करना है जो ट्रांसलूसेंट हैं। ऑप्शन में ए में है 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3, डी में है 2 और 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में, जो कि आपका 2 है। 2 में क्या कह रहा है कि जैसे कोई भी ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि जो कुछ प्रकाश को अपने पास से जाने देते हैं, अपने अंदर से कुछ प्रकाश को नहीं जाने देते हैं। जैसे कि जिसे तेल लगा हुआ कागज़, इसी को हम कहते हैं पारभासी भी कह सकते हैं या ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। सेकेंड, कहा जा रहा है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है। इसमें ध्यान देना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन 2 में है 2, या ऑप्शन 3 में है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि इसमें से गलत सेलेक्ट करना था। तो जो हमारे चारों ओर वस्तुएं बने वो अलग अलग प्रकार के पदार्थ से बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पृथक्करण, जिसे सेपरेशन भी आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक में किया जाता है। सेकेंड कह रहा है, रेत और जल के मिश्रण में रेत की भारी कण तल में बैठ जाते हैं और अपसादन की विधि द्वारा जल को उधेल कर पृथक किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप कौन नहीं है वो सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 2 हो गया। ऑप्शन 3 में कह रहा है कि द्रव तथा उसमें विलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, या बाष्पन की, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि बाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आप देखेंगे कि क्वेश्चन 2 में जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि आपका जो दिया हुआ है कि रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तल में बैठ जाते हैं और अपसादन की विधि द्वारा जल को उधेड़ कर पृथक किया जा सकता है। तो इसमें गलत सेलेक्ट करना था। तो जो इसका जो गलत आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको कि जिस विलयन या सॉल्यूशन में
कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उस विलयन का नाम बताना है कि एक टाइम के बाद उसमें और ज़्यादा घोला नहीं जा सकता है। तो ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। और इसका असंतृप्त विलयन क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, जिसमें कि हम और भी बहुत सारे पदार्थ को उसमें घोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी आपका विलयन है, उसे जब गर्म करते हैं तो उसका विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए में है बढ़ती है, बी में है घटती है, सी में है स्थिर रहती है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा, उसका जो आपका विलेयता है, मतलब विलेयता कहने का मतलब जो उसमें विलयन और घुलेंगे उसका जो होगा क्या होगा, ये घट जाएंगे। जब भी किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करते हैं तो उसमें विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो विलेयता घट जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ये घटता नहीं है, इसमें आपका विलेयता क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। और गर्म करने से विलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन आता है? जब हम कोई भी हैंडल लगाते हैं तो उसको गर्म करते हैं तो उससे क्या उस पर इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे? तो आपका फर्स्ट में है कि उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उसका आकार बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोहे को गर्म कर कर उसको हैंडल के रूप में लगाते हैं, जिससे कि आकार बढ़ जाएंगे, फिर जैसे ही ठंडी होंगे तो वो चिपक जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमिक मतलब रिवर्सिबल या रिवर्स किए जा सकते हैं। तो पहले कागज़ का जलना। कागज़ का जलना आपका ऑप्शन ए में देखेंगे कि ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी में है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में है 1 और 3, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेंगे 3 और 4। तो जो इसका राइट आंसर होंगे, आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से उत्क्रमिक मतलब रिवर्सिबल, जिसे हम वापस ला सकते हैं। तो वापस लाने के लिए आपको जो इसका जो राइट आंसर आप लगाएंगे, आपका जो ये ऑप्शन 2 का है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका 3 और 4। 3 और 4 क्यों? क्योंकि नमक का पानी में घोलते हैं तो उसे फिर से हम नमक प्राप्त कर सकते हैं, और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलते हैं, जो गीला मिट्टी होता है उसको बर्तन में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर से हम मिट्टी में उसे वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? आपको सम्मिलित नहीं है उसे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में है बादल, पंखुड़ी या फिर पुंकेसर, स्त्री केसर या मूलांकुर। तो इसका जो आपको राइट देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 1 और 4, ऑप्शन सी में है 4 और 5, और ऑप्शन डी में है केवल 5। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 5 होंगे, क्योंकि पंखुड़ी भी एक हिस्सा होता है, बादल भी होता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, बट मूलांकुर ये नहीं होते। मूलांकुर तो जब जन्म लेते हैं उस टाइम की बात करते हैं कि जो हमें देखने को मिलता है मूलांकुर वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन को सेलेक्ट करना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला कहा जा रहा है कि पत्तियों के संदर्भ में फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि पत्ती में पूर्ण वृत्त और फलक होते हैं। सी में कहा जा रहा है कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है।
चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है कि पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन डी आपका जो होगा ये सही नहीं है, क्योंकि वायुमंडल से वो जल नहीं लेते हैं, जो भी जल लेते हैं वो अपने जड़ के माध्यम से या सॉइल के माध्यम से या सॉइल से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो तने होते हैं वो दो तरफा मार्ग को ट्रेवल करते हैं या कार्य करते हैं, तो उसके ऊपर आपको विचार करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि तना जल एवं खनिज को पतली नालिकाओं द्वारा पत्तियों तक पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन 2 में है पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो उपयुक्त में से आपका कौन सा कथन सही है? तो आपको इसमें जो सेलेक्ट करना है कि कौन से कथन सही है। तो आप देखेंगे कि पहला कहा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से आपका ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि तने के माध्यम से ही जो हमारे पास पत्तियां के पास या पत्तियां से भोजन अन्य भाग में जाते हैं वो तने के माध्यम से ही जाते हैं, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम भी कहते हैं, जो कि ये काम करते हैं भोजन को एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट का रहा है जड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जड़ के संदर्भ में आपको इस पे विचार करना है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ को अवशोषित करती है तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? आपको इसमें से सही कथन को सेलेक्ट करना है। आपको कहा जा रहा है कि ऑप्शन ए में 1 हो गया, ऑप्शन 2 में 2 हो गया, ऑप्शन 3 में हो गया 1 और 2 दोनों हो गया, ऑप्शन डी में हो गया ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए होंगे, कि जड़ में जो हमारा पकड़ने होल्ड करने का काम करते हैं अपने आप को, और उससे हमें ऐसे खनिज लवण और जल मिलता है। जबकि जो ऑप्शन 2 में कहा जा रहा है ये उल्टा बोल दिया कि जो सिरा विन्यास होते हैं युक्त, मतलब जिसे हम कहते हैं जिसका जड़ रेशेदार होते हैं, इसका मतलब उसका जो सिरा विन्यास होंगे वो आपको समानांतर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 5 नंबर में कहा जा रहा है कि सबसे इजी निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि नहीं है, कौन सा जड़ नहीं है। तो गाजर एक जड़ होंगे, मूली भी एक जड़ होंगे, सलजम भी एक जड़, बट आलू यहाँ ये जड़ नहीं है, ये तना है, ये स्टेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपका कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में के लिए आवश्यक है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए ये आवश्यक है, कौन सी क्रिया। ऑप्शन में पहला का रहा है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और प्रकाश संश्लेषण। तो आपको इसमें से जो सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन जो आपको देखने को मिलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या क्लोरोफिल आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी में है 2 और 3, ऑप्शन सी में है 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन डी में है 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ देखेंगे कि हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है और प्रकाश की भी आवश्यकता है, बट ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट है, वो हमें क्या होते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण वो बनाएंगे, अपना भोजन बनाएंगे तो एक निष्कासित करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन वहाँ से निष्कासित होते हैं, ना कि उन्हें आवश्यकता होते हैं एज ए प्रकाश संश्लेषण में। बट श्वसन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होते हैं, बट प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्हें आवश्यकता नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को भी आपको चयन करना है। आपको इसमें दिया गया है कुछ संधियाँ दिया गया है और उसकी विशेषता बताया गया है। सबसे पहला कहा जा रहा है कि धुरांग संधि, जिसे हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। इसके बाद बी में कह रहा है अचल संधि, जिसे फिक्स जॉइंट कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कंदुक खलजी संधि या फिर बॉल एंड सॉकेट संधि। इसके बाद हिंज संधि, हिंज संधि कहते हैं जिसे हम हिंज जॉइंट भी कहते हैं। तो इसमें से आपको सुमेलित करना है कि कौन से सुमेलित हैं। तो आपको देखेंगे धुरान संधि, जो धुरान संधि या फिर पाइवोटल जॉइंट कहते हैं, जो पाइवोटल जॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ये आपका एक में देखेंगे। आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? इस जॉइंट को आपका ये गर्दन में देखने को मिलेंगे या सिर को जोड़ने पे, वहाँ पे हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। अचल संधि, अब अचल संधि जो आपको देखने को मिलेगा, ये गति न करते हैं कि ऐसे संधि होते हैं कि जिसके माध्यम से ये गति न के बराबर करते हैं, मतलब ये फिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसका फिक्स जॉइंट भी कहते हैं। बट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो आपको देखने को मिलेंगे, ये एक ऐसे गति करने वाले संधि के रूप में है कि जो ये सभी ओर, मतलब कि एज ए, जिससे हमारा हैंड हो गया कि हमारा चारों तरफ मूव करेंगे, ये सभी दिशाओं में गति प्रदान करते हैं बॉल एंड सॉकेट। और एक बच गया जो हिंज, ये हो जाएगा एक दिशा की गति करते हैं, जो कि हमारे टहने में होते हैं और घुटने में होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है या अस्थि को खींचती है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि पेशियों के जड़ों या पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियां गति करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन 2 में है 2, ऑप्शन 3 में है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी में है न तो 1 और ना ही 2। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि संकुचित की अवस्था में पेशी छोटी होती है और कठोर एवं मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केंचुए के शरीर संरचना या फिर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना है कि सत्य नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन से गलत हैं। तो केंचुओं का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। सेकेंड में कहा जा रहा है केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तार व संकुचन से होती है। सेकेंड में कहा जा रहा है, थर्ड में ऑप्शन में कहा जा रहा है कि शरीर की अंदर सतह पर सूक वाल जैसे आकृति केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। केंचुए मिट्टी का उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें से आपको सेलेक्ट करना था कौन सा सही नहीं है, मतलब कि आपको गलत वाला सेलेक्ट करना था। तो गलत वाला आपका मेरुदंड लंबा तथा शरीर के पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है श्वसन से संबंधित। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करता है। सेकेंड कहा जा रहा है केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करता है। केंचुए मुख द्वारा श्वसन करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आपका राइट आंसर देखने को मिलेंगे, केंचुआ त्वचा के माध्यम से या त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट पांचवा में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन पे आपको विचार करना है। इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थायियों या फिर अस्थियों का नहीं बना होता है। सेकेंड में कहा जा रहा है घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 में कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन 2 में कह रहा है केवल 1 और 3,
ऑप्शन सी में कह रहा है 2 और 3 और ऑप्शन डी में कह रहा है 1, 2 और 3। तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेंगे 1 और 2 इसका राइट होंगे कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। इसका सेकेंड में हो जाएगा घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसे सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको एज मिलाना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सबसे पहला कहा जा रहा है कि तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प, इसमें से आपको इसका सूची 1 में है कि इसकी अस्थियों में वायु कोष्ठ होते हैं, इसका शरीर धारा रेखीय होता है, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, इसका शरीर अनेक वलय या मोड़ द्वारा होता है। सबसे पहले तिलचट्टा को देखते हैं, हम एक एक कर यहाँ मैच कर लेते हैं, इसके बाद आगे देखिए तिलचट्टा इसका शरीर जो होता है आपका कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। पक्षी का जो ये बोन होते हैं, ये अस्थि होते हैं, ये खोखली होते हैं जो कि उन्हें लाइट वेट प्रदान करते हैं और उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इसके बाद आपका जो मछली हो गया, इसका मछली का जो शरीर होते हैं धारा रेखी होते हैं, नाव की तरह होते हैं, जो कि उन्हें वाटर में चलने में सर्वाइव करने में इजी होते हैं, उसने तैरने में। बच गया लास्ट सर्प का जो होता है बॉडी, इसका शरीर अनेक लूप में मुड़ा होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो देखने को मिलेगा ऑप्शन यहाँ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधे और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुकूलन जिसे एडॉप्टेशन कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में कहा जा रहा है कि पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। सेकेंड में कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद यह सहज हो जाती है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको इसमें से जो सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन 2 में है 2, ऑप्शन 3 में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 3 एजेड 4 में है ए न तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हमारे अनुकूलन कहते हैं या एडॉप्टेशन कहते हैं, जो उनके लक्षण होते हैं एवं स्वाभाविक लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इस घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए में कह रहा है, 1 में कहा जा रहा है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैविक घटक होते हैं। सेकेंड में कहा जा रहा है कि चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास में अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में 1, 2, ऑप्शन 2 में है 2, 3, ऑप्शन 3 में है 3, ऑप्शन 4 में है 1 और 2 और 3। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन से कथन सही है। आपको इसमें जो सेलेक्ट करना है, आपको सही कथन को सेलेक्ट करना है। तो सही कथन आपका हो जाएगा 1 और 2 कि किसी आवास में पाए जाने वाले जीव के लिए आपको जैविक घटक कहते हैं और जो निर्जीव होते हैं उससे आपका अजैविक घटक कहते हैं। तो ये दोनों आपका राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको दिया गया है 3 ऑप्शन, इस पर विचार करना है। एक मछली है, एक आप कह सकते हैं ऑक्टोपस है और एक हो गया स्क्यूवन कह सकते हैं या स्क्वाइड भी कहते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि आपको कूट के अकॉर्डिंग इसमें डिसाइड करना है कि क्या चीज़ कहा जा रहा है। तो कूट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कहा जा रहा है कि उपयुक्त में से किसका निकाय शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, मतलब कि जिसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 2 और 3 में आपको कौन कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 2 और 3 में आपका जो हो जाएगा ऑक्टोपस और
स्क्विडन का जो धारा रेखीय शरीर नहीं होता है, बट अभी ही पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि मछली का जो शरीर होता है ये धारा रेखीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन उपयुक्त में से किनमें श्वसन के लिए गिल क्लोम नहीं होता है, मतलब कि जिसके लिए श्वसन के लिए उसके पास क्लोन नहीं होता है। ऑप्शन ए में सिर्फ एक, ऑप्शन बी में 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी में 2 और 3, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी में। तो इसका जो आप राइट आंसर क्लिक करेंगे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। 2 और 3 में जो कि सांस लेने के लिए क्लोन नहीं होते या क्लोम नहीं होते। नेक्स्ट, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग से होते हैं। एक ये मरुस्थलीय पौधे हैं जो आपको इसमें बताना है कि इसका जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस भाग से होते हैं। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन में है पत्ती में, तने में, जड़ में, इनमें से प्रकाश संश्लेषण नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, कोई भी प्लांट होंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होंगे ग्रीन प्लांट में। तो आप इसमें जो देखेंगे कि इसका जो तने होते हैं ये तने से ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं नागफनी, जो कि डेजर्ट प्लांट भी कहते हैं, जो कि हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है। जब वो वायु को अंदर लिया तो उसके बाद वो नेक्स्ट चरण में क्या करते हैं आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती है। सेकेंड कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। थर्ड में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती है। तो आपको ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है, जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, जो कि प्रकाश संश्लेषण जब वो अंदर हवा लेते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में निष्कासित करते हैं, जिसे हम लोग वो श्वास लेने के काम करते हैं, एज ए रेस्पिरेशन में उसको मदद करते हैं। तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। मतलब अमाउंट जो ऑक्सीजन निकलते हैं वो जितना वो ऑक्सीजन लेते हैं उससे कई एक गुना ज़्यादा ऑक्सीजन निकलते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो एक प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन बाहर देखने को मिलते हैं, निष्कासित करते हैं प्लांट। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें या किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, मतलब श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला कह रहा है पौधे में, सेकेंड में हो गया जीव में, बीज में। निम्नलिखित कूट का सहायता से आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी में है सिर्फ 2, ऑप्शन सी में है 2 और 3, ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, कि पौधे में तो आप अभी बताएं कि श्वसन प्रक्रिया संपन्न होंगे। जीव में तो हम लोग जानते हैं कि जो हम मनुष्य हैं या फिर अनदर और भी जीव हैं उनमें, बट बीज भी श्वसन करते हैं। इसीलिए कभी कभी आप फील किए होंगे कि बीज को देखे होंगे तो यदि उसमें अपना हाथ डालेंगे तो वो हीट लगेंगे, गर्म लगेंगे। क्योंकि वो श्वसन करते रहते हैं, ये श्वास लेते हैं, इसलिए उसमें हीट आपको देखने को, ऊष्मा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें आपको विचार करना है। सबसे पहले कहा जा रहा है उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, और नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रजनन। और अब आपको इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन से जीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है। मतलब ऐसे लक्षण को सेलेक्ट करना है कि जो जंतु का भी लक्षण है और पौधे का भी लक्षण है। तो जो इसका आपका राइट आंसर देखने को मिलेंगे आपका ऑप्शन 1, 2 और 3, ये तीनों है जो कि आपको दोनों का लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई भी एनिमल होंगे, कोई भी प्लांट होंगे तो उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं, जिससे आज पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से
लंबाई का SI मात्रक क्या है? क्या लंबाई का मात्रक मीटर है, या लंबाई का SI मात्रक फुट है, या 1 और 2 दोनों है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपको सुमेलित कर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन सरल रेखीय रेक्टिलिनियर मोशन, पंखा आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन, झूला वर्तुलाकार या सर्कुलर मोशन। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? आपको इसमें जो सेलेक्ट करना है कौन सा सुमेलित है। तो जो इसका ऑप्शन ए में है सिर्फ एक, केवल और एक। ऑप्शन बी में है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी में है 2 और 3। ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होंगे सुमेलित करना है, जो फर्स्ट हो जाएगा कि वाहन एक सरल रेखीय मोशन से गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार क्या करना है कि 1719 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मापन प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। सेकेंड में कहा जा रहा है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। और थर्ड में कहा जा रहा है कि 3 का जो है कि 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? आपको जो सेलेक्ट करना है ये असत्य कथन को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 में है 1 और 2 दोनों, 2 में है सिर्फ 2, 3 में है केवल 3 और 4 में है 1, 2 और 3। तो जो इसका आपका राइट आंसर देखने को मिलेंगे केवल 3। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि व्यक्ति या वस्तुओं को देख पाता है कब? कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु को देख पाता है तो वो कब देखेंगे? फर्स्ट में कह रहा है वस्तु का प्रकाश पड़े, वस्तु पर मतलब कोई वस्तु उस पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े। थर्ड में कहा जा रहा है कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जब प्रकाश वस्तु पे पड़े और वो वापिस लाइट हमारे आंखों के पास आए तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं। नेक्स्ट की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चयन करना। इनमें से कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। थर्ड में कहा जा रहा है कि पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में ही होकर जाने देता है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होती है। अब आपको इसमें से जो सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि जो आपको सेलेक्ट करना है कि असत्य कथन को सेलेक्ट करना है। तो जो इसका असत्य कथन है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो वह वस्तु की छाया नहीं बनती, तभी तो छाया बनती है। यहाँ कह रहा है नहीं बनती है, तो इसका मतलब इसका जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका 1 ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है थर्ड में, ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करता है। सेकेंड में कह रहा है कि विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में दिया जा रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। आपको सही कथन सेलेक्ट करना है। तो देखिए सही कथन इसमें से कौन सा है ये सेलेक्ट करना है। तो आपको पता है कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत सेल में आपका संचित जो ऊर्जा होता है ये रासायनिक पदार्थ से ही हमें उस ऊर्जा को देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आप सेकेंड ऑप्शन भी देखेंगे, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक 2 टर्मिनल होते हैं। इसी प्रकार से जो स्विच होते हैं उसके माध्यम से हम प्रवाह को रोक सकते हैं और प्रारंभ कर सकते हैं, जिसे ऑन ऑफ कहते हैं ना, कि स्विच ऑन कर देते हैं तो फैन ऑन होता है, स्विच ऑफ कर देते हैं तो फैन ऑफ होता है, बल्ब ऑफ होता है। तो ये इसका यूज करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो गया आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
थर्माकोल फर्स्ट में, सेकेंड में है वायु, थर्ड में है मानव शरीर, फोर्थ में है एल्युमिनियम की पत्ती। उपयुक्त कथनों में से कौन से विद्युत चालक का उदाहरण है, मतलब कि आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन से विद्युत चालक के उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो सबसे पहले देखिए थर्माकोल। थर्माकोल आपको देखेंगे कि आपका ये विद्युत इससे सुचालक है, ये कुचालक नहीं है जी, इसमें विद्युत का चालक नहीं होंगे। वायु में बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा होता तो फिर तो हमें करंट लगना चाहिए था, बट ये भी नहीं है। तो इसमें आपको देखिएगा मानव शरीर ये परफेक्टली हमारे लिए विद्युत का चालक है, एकदम गुड कंडक्टर हैं। इसी प्रकार से एल्युमिनियम तो ऑलरेडी है, जो हम लोग अपने घर में वायर में यूज करते हैं, एल्युमिनियम वायर, या फिर डेकोरेशन में जो एल्युमिनियम वायर, या फिर और भी कई एक प्रकार से हम एल्युमिनियम वायर का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक के संबंध में कथन है कि कौन चालक और रोधक के संबंध में एक कथन दिया गया है। ध्यान से देखिए, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह मंद कर देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में कहा जा रहा है कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है विद्युत रोधक कहते हैं। आपका एज ए बी सी में आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे विद्युत चालक, तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह विद्युत रोधक कहते हैं। बी में आपका देखें ए और बी दोनों सही है। तो आपको इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से कथन सही है। तो इसका कथन आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट कथन एज ये इसका जो सेकेंड कथन है ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब में होता है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में क्या होता है। फिलामेंट होता है, स्विच होता है, सॉकेट होता है, या टाइंग पिन होता है, या डाइंग पिन जिसे कहते हैं। तो डाइंग पिन होते हैं। तो इसमें आपको क्या हम देते हैं, देखते हैं। तो आपको पता है कि फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। सेकेंड में कह रहा है कि स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन को सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा फर्स्ट कि जब भी बंद विद्युत परिपथ होंगे तो धारा विद्युत के सेल में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। बट सेकेंड में ऑप्शन जो देखने को मिलेगा कि आपको स्विच की एक जटिल युक्ति नहीं है, ये एक सिंपल युक्ति है। समझिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबक के संदर्भ में इस पे आपको विचार करना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा जा रहा है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। थर्ड में कहा जा रहा है आपको कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी में है केवल 3 और ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3। तो जो इसका आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा 1 और 2, क्योंकि चुंबक के पदार्थ को आकर्षित करता है जिसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे आयरन हो गया जिसे लोहा कहते हैं। और ये जो चुंबक का आपको दोनों ध्रुव को आकर्षित करते हैं, जब भी आप समान ध्रुव देंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि असमान ध्रुव देंगे तो वो प्रतिकर्षक करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करते सही उत्तर दीजिए। तो हम डायरेक्ट चलते हैं सूची 1 में। सबसे पहले कहा जा रहा है कि चुंबकीय, सेकेंड में है आपका चुंबकीय हो गया
ए में मैग्नस हो गया, मैग्नेटाइट हो गया और अचुंबकीय हो गया। इधर है मिट्टी, कोबाल्ट, प्राकृतिक चुंबक और यूनान। तो अब आप देखिए, इसको आपको सुमेलित करना है, एक से सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना। सबसे पहले चुंबकीय आपको देखने को मिलेंगे, ये कोबाल्ट से मैच करेंगे। मैग्नस एक इसके बारे में बहुत सुंदर सा स्टोरी था। तो ये मैग्नस के बारे में, ये यूनान की बात करते हैं, यूनान हो जाएगा। और मैग्नेटाइट आप एक प्राकृतिक चुंबक देखने को मिलते हैं, ये मैग्नेटाइट है। और इसका अचुंबकीय में आपका हो जाएगा मिट्टी। जो मिट्टी है अचुंबकीय है। तो इसका जो राइट आंसर आपको कूट में यहाँ ध्यान देना है कि आपका कूट में क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को आकार रुकता है या फिर उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। थर्ड में कहा जा रहा है कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बने होते हैं। आपको सेलेक्ट करना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है। सत्य कथन को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में है 1 और 4, ऑप्शन बी में है 2 और 3, ऑप्शन सी में है 1, 2 और 3 और ऑप्शन 4 में है, उपयुक्त में से सभी कह सकते हैं, या 1, 2, 3 और 4। तो जो आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन से सही हैं। तो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि 1, 2 और 3 जो हैं ये सही हैं, बट ये ऑप्शन 4 आपको देखने को ये गलत है, क्योंकि कृत्रिम चुंबक को कई एक प्रकार से अलग अलग शेप से हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाष्पन, बाष्पोत्सर्जन और संघनन उपयुक्त में से किस या किन कारणों से बर्फ युक्त जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंद एकत्रित हो जाते हैं। मतलब किस ऐसा कारण है कि जो जल के बूंद होते हैं कि गिलास के बाहर ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं। या फिर कभी कभी आप देखे होंगे कि हम लोग ठंडा पीते हैं या कोको कोला या स्प्राइट कोई भी चीज़, तो जैसे ही फ्रीजर से निकालते हैं तो उसके आसपास बहुत सारे पानी चिपक जाते हैं उस बोतल पे। तो यहाँ पे वही पूछने की कोशिश कर रहा है कि उसमें कौन जिम्मेदार है, बाष्पन या बाष्पोत्सर्जन या संघनन। उपयुक्त में से आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों, सेकेंड में कहा जा रहा है 2 और 3, थर्ड में कहा जा रहा है केवल 3 और 4 में कहा जा रहा है 1, 2 और 3। तो इस संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से सही है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेंगे ऑप्शन सी, क्योंकि ये बाष्पोत्सर्जन संघनित हो जाता है, ये संघनित हो जाता है कि हमारे वायुमंडल में जो भी वाटर वेपर होते हैं वो आकर संघनित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वर्षा का जल एकत्र करने का वर्षा जल संग्रह कहा जाता है। समुद्रों और महासागरों में जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल का खारा होता है तथा पानी पीने योग्य नहीं होता है। आपको सेलेक्ट करना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है। आपको जो सेलेक्ट करना है एज ए गलत कथन सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन से आपका गलत कथन है। तो गलत कथन सेलेक्ट करने के लिए आपको देखेंगे कि इसमें से दोनों का दोनों राइट ही हैं, इसमें गलत कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे डी, क्योंकि वर्षा जल को हम वर्षा जल संग्रह ही कहते हैं। और जो हमारा समुद्र का पानी है वो बहुत नमकीन होते हैं, सॉल्टी वाटर होते हैं, जो कि हम इसे नॉर्मली यूज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, अब आगे कहा जा रहा है कि जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में जल वाष्प तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड कहा जा रहा है जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने के बाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं
और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन को सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, कि इसमें जो भी देखने को मिलेगा आपको सही कथन को सेलेक्ट करना है कि कौन से कथन सही है। तो आपका जो देखने को मिलेगा कि ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी में है केवल 2, ऑप्शन सी में है केवल 3 और ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3। तो इसमें आपको जो बताना है कि इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपको केवल 3 देखने को मिलेंगे, जो कि वायु में प्रवेशित जल बादल बनते हैं तथा और वर्षा, ओला, हिम के रूप में हमारे धरती पे वापस ही आ जाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक आप NCERT पढ़े होंगे तो हूबहू वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसी में से ये क्वेश्चन है कि रायमन ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन थे? ये एक कविता था कि हर जगह जल ही जल है, पीने का एक बूंद नहीं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट में MT कोलरिज, बी में हो जाएगा ST कोलरिज, सी में हो जाएगा TM कोलरिज और डी में हो जाएगा TS कोलरिज। तो जो इसका आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा ST कोलरिज हो जाएंगे, जो कि यह कविता के रचयिता यही थे, ST कोलरिज। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि वायु में अनेक गैसों का मिश्रण है, यह मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिश्रण है तो इस पे विचार करना है। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। सेकेंड में कहा जा रहा है कि शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? आपको सही कथन को सेलेक्ट करना है, तो ध्यान दीजिएगा। सही कथन में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में न तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला लेंगे तो लगभग 99% आपको देखने को मिलेगा। 1% में बाकी अनदर गैस से जितने भी हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, वायु स्थान नहीं घेरती है, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। डी में कहा जा रहा है कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब आपको गलत कथन को सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 1 और 2 दोनों, 1 और 4, सी में है 1, 3, 4, डी में है 2 और 4। तो इसमें से आपको जो सेलेक्ट करना है कि कौन से कथन गलत हैं। तो गलत आपको कथन देखने को मिलेंगे 2 और 4। जो 2 और 4 होंगे ये गलत है, क्योंकि वायु स्थान नहीं घेरती है, ये वायु तो स्थान घेरती है। और 4 में कहा जा रहा है कि प्रत्येक वायु मिलकर हमें वायु का स्थान पर मिलती है, इसे हम देख सकते हैं। स्थान पे तो मिलती है, ये चलो सही है, बट क्या इसे हम देख सकते हैं वायु को? बिल्कुल नहीं, हम वायु को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कथन दिया गया है, इस कथन को आपको बताना है। कि कथन ए में कहा जा रहा है कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करता है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। अब इसके अनुसार आपको आंसर देना है। आपको कहा जा रहा है 1 और आपका ऑप्शन में है ए में कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में कहा जा रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में कहा जा रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु के घटक
जलने में सहायता आते हैं कि एक ऐसे घटक है जो कि कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो वो हमें जलने में मदद करते हैं। क्या नाइट्रोजन, ऑप्शन ए में नाइट्रोजन है, बी में ऑक्सीजन है, सी में है जल वाष्प है और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो इसका आपका राइट आंसर देखने को मिलेंगे, जो हमें ऑक्सीजन होते हैं, ये हमें कोई भी चीज़ को जलने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्मिंग कंपोस्ट अथवा क्रीमी कंपोस्ट में लाल केचुए का प्रयोग होता है। इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस लाल केचुए के बारे में आपको विचार करना है और बताना है। सबसे पहला कहा जा रहा है कि लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गिरजट की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या पीसी का चूरा भोजन को पीसने में केचुओं की सहायता करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है ना तो 1 और ना ही 2। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों सही होगा आपका, कि अंडे का छिलके से ये इसे मदद करते हैं और ये जो अपना भोजन लेते हैं ये एज ए गीजर के माध्यम से अपना सहायता से ये पीसते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। थर्ड में कहा जा रहा है कि पौधे एवं जंतु अवशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। डी में कहा जा रहा है सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। अब इसमें कूट का प्रयोग कर आपको आंसर देना है कि इसका कूट में देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों, 2 में कहा जा रहा है 1, 2 और 3, 3 में कहा जा रहा है 1, 3 और 4 और डी में कहा जा रहा है 1, 2, 3 और 4। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 देखने को मिलेंगे, जो इसका राइट आंसर ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, आज धड़ल्ले से इतना प्लास्टिक यूज करते हैं, इसका दुष्परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा जा रहा है खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, पशुओं की मृत्यु का कारण होना या कारण शहरों में जल भराव एवं बाढ़ का ये जो प्रॉब्लम है ये होना। तो आप देखते हैं कि जब हम प्लास्टिक में देखते हैं तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों, बी में है केवल 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो आप प्लास्टिक की वजह से देखते हैं कि कई एक पशुओं का मौत हो जाता है या मृत्यु हो जाता है क्योंकि वो प्लास्टिक खा लेते हैं, उनका डाइजेशन नहीं होते हैं। इसी प्रकार से शहरों में आप नली में देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे कि नली में बहुत सारे प्लास्टिक की वजह से वहाँ क्या हो जाता है, जल का भराव हो जाता है। और इसी प्रकार से खाद्य पदार्थ को तो हानिकारक कैंसर के रूप में तो हम लोग जान ही रहे हैं कि ये हमारे पास जो खाद्य पदार्थ हैं उसके माध्यम से हमारे पेट में जाते हैं और ये हमें कैंसर के कारक के रूप में भी देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि अब ये आज का जो लेक्चर था ये क्लास 6 का टोटल एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यूज कंप्लीट किया है। जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें हम क्लास 7 का चैप्टर वाइज कुछ इसी प्रकार से हम फिर से कंटिन्यू चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे।